हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये ऑटोमोबाइल थर्ड सेमेस्टर और मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे जो अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, ये एक ऐसा क्लच है जिसमें क्लच का जो दो वर्किंग कंडीशन है, इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होता है, ये क्लच क्या करता है, इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, और डिसएंगेजमेंट के समय क्या करता है, इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हुआ था, उसको समाप्त करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच एक ऐसा क्लच है जिसमें क्लच का जो दो वर्किंग कंडीशन है, इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट, वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के द्वारा अचीव किया जाएगा। तो अब ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या है, देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए ये कोई शाफ्ट है। अगर ये शाफ्ट रोटेट करता है तो रोटेट करने के क्रम में अगर इसका रोटेशन एक निश्चित आरपीएम पर पहुंच जाता है तो ऐसा देखने को मिलता है कि इस शाफ्ट के सरकमफेरेंस पर चारों तरफ एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जो सेंटर से दूर एक्ट करता है, सेंटर से दूर एक्ट करता है। इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो एक्शन है आपके इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का, इस रोटेटिंग डिवाइस का, जिसके वजह से ये जो शाफ्ट है जब एक निश्चित आरपीएम पर पहुंच रहा है तो अपने चारों तरफ सेंटर से दूर एक फोर्स क्रिएट कर रहा है। इसी एक्शन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। तो इस क्लच में आप देखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि जो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो इस क्लच के वर्किंग को जानने से पहले हम तुम लोग को इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले बता देते हैं, तब आगे इसके वर्किंग के बारे में तुमको समझाएंगे। तो देखो, जब कंस्ट्रक्शन की बात होगी तो इसमें दो मेंबर है, एक ड्राइविंग मेंबर और एक ड्रिवेन मेंबर। ये जो ड्राइविंग मेंबर होता है ये इंजन के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, और ये जो ड्रिवेन मेंबर है ये ट्रांसमिशन सिस्टम के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। इस ड्राइविंग मेंबर में देखो यहां पर लगा हुआ है, ऐसे रॉड दिख रहा है ना निकला हुआ, इसको स्पाइडर कहते हैं। ये स्पाइडर यहां पर, ये दोनों तुमको दिख रहा है, इसको ब्रेक शू कहते हैं। स्पाइडर ब्रेक शू को होल्ड करता है, और ये जो ब्रेक शू है वो इंजन शाफ्ट के साथ स्प्रिंग के माध्यम से कनेक्टेड रहता है। इस ब्रेक शू के आउटर पेरीफेरी पर फ्रिक्शन लाइनिंग होता है, और इस ड्रिवेन मेंबर के इनर पेरीफेरी पर, इनर सर्कमफेरेंस पर फ्रिक्शन लाइनिंग होता है। अभी देखो, जब ड्राइविंग मेंबर घूमता है, ये पूरा असेंबली तुम्हारा घूमेगा, लेकिन इसके और इसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए ये नहीं घूमने वाला है। मतलब ड्राइविंग मेंबर घूम रहा है लेकिन ड्रिवेन मेंबर पर पावर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ड्रिवेन मेंबर पर टॉर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस अवस्था को तुम क्या कहता है, डिसएंगेजमेंट की अवस्था कहता है। ठीक है, अब इसका साइड भी तुम लोग देख लो। यहाँ पर ये शाफ्ट है, ड्राइविंग मेंबर, ये सब स्पाइडर है, ये वाला स्पाइडर जो है ना, ये यहाँ स्पाइडर है। स्पाइडर किसको होल्ड किया है, ब्रेक शू को होल्ड किया है। ब्रेक शू शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये जो ब्रेक शू है इसके आउटर पेरीफेरी पर फ्रिक्शन लाइनिंग है, और ये जो ड्रिवेन मेंबर है ना, दिख रहा है ना तुमको, ये सर्कुलर रिंग, ये ड्रिवेन मेंबर है, इस पर सरकमफेरेंस पर भी क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब ये शाफ्ट घूमता है ना, इंजन के क्रैंक के शाफ्ट के साथ ये कनेक्टेड रहता है। इंजन का क्रैंक शाफ्ट जब घूमता है, जब इंजन में पावर प्रोड्यूस होता है, जानता होगा तुम लोग, तो जब ये शाफ्ट घूमता है तो एक निश्चित आरपीएम पर पहुंचने के बाद इस शाफ्ट के सरकमफेरेंस से, सेंटर से दूर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है।
उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से ये वाला जो शू है ना, ये ड्रिवेन मेंबर के फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ शू का जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो कांटेक्ट में आ जाता है। अब क्या होगा, अब जब ये असेंबली घूमेगा तो चूंकि ये जो शू है, शू का फ्रिक्शन लाइनिंग ड्रिवेन मेंबर के फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ कांटेक्ट में आ गया, शू का फ्रिक्शन लाइनिंग ड्रिवेन मेंबर के फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ कांटेक्ट में आ गया, शू का फ्रिक्शन लाइनिंग ड्रिवेन मेंबर के फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो क्या होगा, तुम्हारा ड्रिवेन मेंबर भी घूमने लगेगा। मतलब इंजन का जो पावर है, इंजन का जो टॉर्क है, वो ड्रिवेन मेंबर पर ट्रांसमिशन सिस्टम पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसको कहते हैं इंगेज कंडीशन। यहाँ पर देखो, जब ये घूमता है ना तो इधर और इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसके वजह से ये शू ड्रिवेन मेंबर के पास जाता है, और जैसे ही शू का फ्रिक्शन लाइनिंग ड्रिवेन मेंबर के फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ, शू का फ्रिक्शन लाइनिंग ड्रिवेन मेंबर के फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, तो क्या होगा, ये ड्रिवेन मेंबर भी शू के रोटेशन के वजह से रोटेट करने लगेगा। इंजन का जो टॉर्क है वो ड्रिवेन मेंबर के थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम के शाफ्ट पर ट्रांसफर कर जाएगा। यही इसका वर्किंग है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो इंगेजमेंट की प्रक्रिया है उसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। दूसरी बात, जैसे ही स्पीड कम होता है, आरपीएम कम होता है, क्या होगा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था ये समाप्त हो जाएगा। इंगेजमेंट के समय जब ये ऊपर बढ़ा था ना, तो स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया था। जैसे ही आरपीएम कम होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म होगा। अब क्या होगा, अब इस स्प्रिंग में ये जब आगे बढ़ा, स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो रिलीज कर जाएगा, और वापस से ये शू, वापस से ये शू, वापस से ये शू, वापस से ये शू कहाँ जाएगा, अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। और तब इंजन का जो शाफ्ट है और ड्रिवेन मेंबर का जो शाफ्ट है, मतलब इंजन और ड्रिवेन मेंबर, दैट इज ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवेन मेंबर के बीच में जो कांटेक्ट था वो खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो इंगेजमेंट होता है वो सर्टेन आरपीएम पर होता है। तो मन में प्रश्न आपके होगा कि किस आरपीएम पर होता है, तो वो डिपेंड करता है स्प्रिंग के स्टिफनेस पर। स्प्रिंग जितना ज़्यादा स्टिफ होगा उतना ज़्यादा आरपीएम चाहिए होगा इसको ऊपर धकेलने के लिए। स्प्रिंग अगर कम स्टिफ होगा तो कम आरपीएम पर क्या होगा, ये एंगेज कर जाएगा। इस तरह के क्लच का उपयोग हम लोग जनरली मोपेड या भी नया जो स्कूटी वगैरह आया है उसमें देखने को मिलता है। तो चलिए, हम चाहते हैं कि पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा फिगर अच्छे से बना लीजिए। हम हट भी गए हैं, अगर फिगर बना लिए होंगे वीडियो को पॉज करके तो कंस्ट्रक्शन भी लिख लीजिए, फिर वर्किंग एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा देंगे। तो कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेंबर, वन इज ड्राइविंग मेंबर कनेक्टेड टू इंजन एंड अदर इज ड्रिवेन मेंबर कनेक्टेड टू ट्रांसमिशन शाफ्ट। इसमें दो मेंबर है, एक ड्राइविंग मेंबर है जो इंजन के साथ कनेक्टेड है, और एक ड्रिवेन मेंबर है जो ट्रांसमिशन सिस्टम के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। तुम लोग देख भी रहा होगा फिगर में। चलो आगे देखो, 4 शू ब्रेक, 4 तो शू ब्रेक है, आर हेल्ड बाई स्पाइडर, इसको स्पाइडर कहते हैं। ब्रेक शू आर कनेक्टेड टू ड्राइविंग मेंबर थ्रू स्प्रिंग। ये जो ब्रेक शू तुम दिख रहा है ये ड्राइविंग मेंबर के साथ स्प्रिंग के माध्यम से कनेक्टेड है, और यही स्प्रिंग डिसएंगेजमेंट कराता है। इंगेजमेंट के लिए तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन रिस्पॉन्सिबल है, डिसएंगेजमेंट के लिए स्प्रिंग का रोल आ जाता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन लाइनिंग आर प्रेजेंट ऑन ब्रेक शू आउटर पेरीफेरी एंड ड्रिवेन मेंबर इंटरनल पेरीफेरी। फ्रिक्शन लाइनिंग कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेक शू के आउटर सरकमफेरेंस पर और ड्रिवेन मेंबर के इनर सरकमफेरेंस पर। तो चलो वीडियो को पॉज करके पहले ये सब लिख लो, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके वर्किंग को लिखाते हैं। चलिए अब इसके हम लोग वर्किंग के बारे में देखेंगे। कंस्ट्रक्शन के बारे में देख चुके हैं, वर्किंग के बारे में मैंने आपको समझाया भी। इसमें दो वर्किंग कंडीशन है, एक इंगेजमेंट और दूसरा डिसएंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होता है, व्हेन द इंजन शाफ्ट रीचेस टू सर्टेन आरपीएम, जब इंजन का शाफ्ट घूमते घूमते एक सर्टेन आरपीएम पर पहुंच जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टार्ट एक्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करना शुरू करता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर एक्ट करता है, बाहर की तरफ।
विच पुल्स द ब्रेक शू रेडियली आउटवर्ड, जो ब्रेक शू को, ये जो ब्रेक शू आपका दिख रहा है, इसको बाहर की तरफ पुल करता है। ड्यू टू दिस द शू फ्रिक्शन लाइनिंग मेसेज विथ द फ्रिक्शन लाइनिंग ऑफ ड्रिवन मेंबर, जिसके वजह से ये जो शू का फ्रिक्शन लाइनिंग है ये ड्रिवन मेंबर के फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ मेस कर जाता है। एंड नाउ द ड्रिवन मेंबर स्टार्ट रोटेटिंग, और जब ये मैसिंग हो जाता है तो आपका ड्रिवन मेंबर भी रोटेट करने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंगेज कंडीशन। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है, जब ये शू रेडियली आउटवर्ड मूव करता है तो ये मूवमेंट स्प्रिंग के अगेंस्ट में होता है, जिसके वजह से स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। व्हेन शू मूव्स आउटवर्ड इट इज अगेंस्ट द स्प्रिंग ड्यू टू विच पोटेंशियल एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में क्या स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ये आपका इंगेजमेंट कंडीशन। डिसएंगेजमेंट में क्या होता है? जब ये ड्राइविंग मेंबर घूमते घूमते स्लो होता है, मतलब इसका आरपीएम जब ड्रॉप करता है तो ये जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा था वो वैनिश कर जाता है, वो समाप्त हो जाता है। और उस समय आपको देखने को मिलेगा इस स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड था वो रिलीज करेगा और ये शू जो है वो वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पर आएगा। ये मेसिंग समाप्त हो जाएगा। अब इंजन का शाफ्ट घूमेगा लेकिन ये नहीं घूमेगा। इसको बोलते हैं डिसएंगेज कंडीशन। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। When engine RPM drops, centrifugal force vanish, spring releases its potential energy and shoe return to its original position. फ्रिक्शन लाइनिंग ऑफ ड्रिवन मेंबर एंड शू लूजेज इट्स कॉन्टैक्ट। ये जो आपका ड्रिवन मेंबर है इसका फ्रिक्शन लाइनिंग और जो शू का फ्रिक्शन लाइनिंग है वो अपने कॉन्टैक्ट को लूज कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि आप दोनों पॉइंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस लिखा के समझा देता हूँ और ये टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब आइए एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। तो इसमें सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल है। कोई क्लच पेडल, बोल्ट स्प्रिंग को होल्ड करने के लिए, है ना, लीवर, फलक्रम, डायफ्राम, ये सब कंपोनेंट को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट ऑटोमेटिक होता है। अलग से कोई ऑपरेटिंग मैकेनिज्म आपको इंगेजमेंट या डिसएंगेजमेंट के लिए यूज़ नहीं करना। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से एक सर्टेन आरपीएम जब आपका इंजन का शाफ्ट रीच कर जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के वजह से ऑटोमेटिकली क्लच इंगेज करता है। और जब इंजन का आरपीएम कम हो जाता है, इंजन के शाफ्ट का आरपीएम कम हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैनिश करता है और आपका क्लच डिसएंगेज अवस्था में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट के लिए अलग से कोई ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर कंपोनेंट्स कम होते हैं, कंस्ट्रक्शन सिंपल होते हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी क्लचेस मैंने आपको बताया था वहाँ पर उसको ऑपरेट करने के लिए एक मैकेनिज्म की आवश्यकता है। जैसे कॉइल स्प्रिंग क्लच में मैंने क्लच पैडल लिया था, लीवर, फलक्रम और हब के द्वारा हम लोग इंगेजमेंट कराते थे। डायफ्राम क्लच में क्लच पैडल का अरेंजमेंट हम लोग थ्रू आउट बेरिंग के थ्रू रैम से करते थे, और फिर डायफ्राम का हेल्प लेते थे इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट कराने के लिए। मतलब इसके पहले जितने भी क्लचेस मैंने बताए थे आपको, उसमें आपको कुछ कंपोनेंट्स यूज करने पड़ते थे ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि क्लच इंगेज और डिसएंगेज हो सके। इसमें इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पर कोई अलग से ऑपरेटिंग मैकेनिज्म नहीं चाहिए, इसलिए कंपोनेंट्स की संख्या कम हो जाती है। इसलिए बोलते हैं इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस नंबर ऑफ पार्ट्स। इसमें पार्ट्स की संख्या चूंकि कम है इसलिए लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। पार्ट्स कम है तो सस्ता भी होगा और इजीली अफोर्डेबल भी हो जाता है। चीप एंड इजी अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इन ऑपरेशन, मैंने अभी बताया इसका ऑपरेशन ऑटोमेटिक है, हेंस नो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड। इसलिए इसमें अलग से कोई ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब डिसएडवांटेज की बात होगी तो यहाँ पर स्लीपिंग होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, और जब स्लीपिंग होगा तो पावर लॉस भी होगा, और स्लीपिंग जब होता है तो ओवर हीटिंग भी हो जाता है, ज़्यादा हीटिंग होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्लीपिंग के वजह से इसका जो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए और ये एडवांटेजेस हो गए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके साथ ये जो टॉपिक था आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच खत्म हो गया। क्लचेस में जितने भी क्लचेस आपके सिलेबस में पढ़ने थे मैंने आपको सारा बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग गियर बॉक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए
कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट, हैव अ वेरी गुड डे। और जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक एकेडमी के कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, जो पूरे सेमेस्टर के लिए होगा, इस ऑनलाइन क्लासेस का जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, वो प्ले स्टोर से जाके आज ही पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर ले। और जैसे ही ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, उसमें ऐप में जैसे रजिस्टर आप लोग कीजिएगा, होम बैचेज स्टोर खुलेगा। स्टोर में जाके आप अपने फोल्डर्स को देखिए। सिविल ब्रांच होंगे तो सिविल का भी फोल्डर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल ब्रांच, सारे स्टूडेंट्स का फोल्डर बना हुआ है ब्रांच वाइज। आप अपने फोल्डर को देखें। डेमो वीडियोस भी हैं, कुछ वीडियोस लॉक्ड होने अब शुरू हो गए हैं। कोर्स को परचेज कीजिएगा तो लॉक वीडियो भी खुलने लगेंगे, और आगे भी हम लोग धीरे धीरे फैसिलिटी को और बढ़ाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, वो आज ही जाके पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और पढ़ाई को चालू करें। चलिए, इन सारी बातों के साथ अब मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। हैव अ वेरी गुड डे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।